अच्छा स्टार्ट करते हैं। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या देख लिए, जावास्क्रिप्ट को रन करने के मैकेनिज़्म देख लिए और सबसे बेसिक कंसेप्ट वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया और उसके नेम रखने के कुछ स्टैंडर्ड्स थे वो हमने कल अंडरस्टैंड किए थे। अब हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पर हम फाइल बना लेते हैं जिस तरह पहले से बनाते थे। नेम जो मर्ज़ी रख दें आप, इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, जो भी नेम दे दें आप, नेम जो मर्ज़ी दे दें, बस एक्सटेंशन .js रखनी है आपने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हमने कल वेरिएबल्स बनाना सीखे थे, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं वैसे? रैम में डाटा स्टोर करते हैं। ऐसे ही ना, रैम का स्ट्रक्चर क्या होता है? रैम क्या होती है? कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने एक वेरिएबल लाइक रैम में स्टोर करना है 50, तो किस तरह से करना है? पहले वी आर का कीवर्ड होगा, फिर नेम होगा, फिर इक्वल टू का साइन, फिर वैल्यू। नेम क्यों दे रहे हैं हम? ताकि इस नेम से इसको वापस एक्सेस कर सकें। और अच्छा, इक्वल टू यहाँ पर हम लगा रहे हैं ना, ये मैथ वाला इक्वल टू नहीं है। मैथ वाला इक्वल टू क्या होता है कि ये दो चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर जो सिंगल इक्वल टू है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि राइट साइड पे जो भी चीज़ है ना, उसको लेफ्ट वाली चीज़ में असाइन कर दो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रैम में हमारे पास बॉक्सेस होते हैं ना, इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इक्वल टू के राइट साइड पे जो वैल्यू है वो बॉक्स के अंदर भेजनी है, जो लेफ्ट साइड पे है वो बॉक्स के ऊपर टैग करनी है। सही है, समझ आ गई? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का नेम मैटर नहीं करता। लाइक एक बॉक्स है ना, उसके अंदर जो पड़ा है वो मैटर करता है ना, वैल्यू मैटर करती है, नेम तो मैटर ही नहीं करता। ऐसे है कि नहीं? अब यहाँ पर जब भी मैं नेम पुकारा करूँगा किसी वेरिएबल का, तो मुझे क्या मिलेगा? उसकी वैल्यू। अब लाइक हमने ये कंट्रोल मैंने कहा था कि अभी सिर्फ इसको हजम करें। ये यहाँ पर कंसोल का भी एक मतलब है, डॉट का भी एक मतलब है, लॉग का भी एक मतलब है, फिर पैरेंथेसिस का भी एक मतलब है। अब ये टोटल मिलाकर कोई 5-6 मतलब बन गए। अब ये अगर मैं इकट्ठा आपको एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आप मतलब कम्प्लेक्सिटी होगी आपके लिए, ठीक है। इस वजह से अभी के लिए सिर्फ इसको याद रख लें, ये कुछ होता है। इस तरह से याद रख लें जिस तरह C++ में प्रिंट करते हो ना आप, आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रिंट लगाते हो, ये वही है, ठीक है। ये console.log हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं कंट्रोल्स आपको नेक्स्ट फॉरवर्ड करता जाऊँगा ना, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्या चीज़ है, ओके। अब इस लॉग की पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी लिखते हो ना, ये उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ num1, तो ये क्या स्क्रीन पे प्रिंट करेगा? 50। अब इस इंस्ट्रक्शन को चलाना कैसे है? जस्ट लाइक हम HTML में थे ना, तो हम गो लाइव करते थे HTML को चलाने के लिए। CSS को चलाने के लिए हम उसको HTML के साथ लिंक करके चलाते थे। जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो कितने तरीके थे? 2। पहला टर्मिनल में चलाना है तो रिक्वायरमेंट क्या है? Node.js का होना लाजमी है, ठीक है। और ब्राउज़र में चलाना है तो क्या रिक्वायरमेंट है? HTML की फ़ाइल होना लाजमी है। अब इसको हम मैंने बताया था, मैंने क्योंकि पढ़ाना है तो टाइम कम होता है, मैं इसको हमेशा टर्मिनल में ही रन करूँगा, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट में फ़ोकस कर रहे हैं ना। अभी हमारा फोकस है इसको लिंक करने में, HTML के साथ चलाने पर फोकस नहीं है हमारा। अभी हमारा फोकस है कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर इसको टर्मिनल में ही चलाया करेंगे, ओके। किस तरह से चलाएंगे? यहाँ पर इसको नोड, आगे फाइल का नेम क्या है? index.js। ये अब मैंने यहाँ पर फाइल को रन किया तो उसने मुझे आउटपुट क्या दी है? 50 का था ना, प्रिंट करो। मैंने बताया ना कि वेरिएबल का नेम जब भी पुकारेंगे उसके अंदर जो पड़ा है वो वैल्यू आएगी आप, ठीक है। फिर हमने इसके ये नेम रखने के स्टैंडर्ड्स कल देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे, और फिर हमने इसके कुछ केसेस देख लिए थे, ठीक है। आई थिंक 5 देखे थे, 5। और मैंने बताया था कि हम किसके साथ जाएंगे? कैमल केस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू पे नेम पे बात कर ली थी ना आपने। अब हम इसकी वैल्यू के स्टैंडर्ड्स देखेंगे। लाइक नेम के स्टैंडर्ड्स मैंने आपको कल बताए थे। अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यू किस किस टाइप की हो सकती है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। अब वैल्यू समझने के लिए ना हमें डाटा टाइप्स को समझना पड़ेगा। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? मतलब डाटा किस किस टाइप का होता है, हम सिस्टम के अंदर किस किस टाइप का डाटा सेव करते हैं। टेक्स्ट डाटा, ऐसे ही है ना, और न्यूमेरिक डाटा, और ऑडियो, वीडियो, डॉक्स फाइल, PDF, इस तरह की फाइल्स हम सेव करती हैं। अगर हम इस फाइल के अंदर भी देखें, एक फ़ाइल के अंदर आने वाला डाटा देखें, तो उसमें जस्ट लाइक अगर हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन करते हैं ना। कम्युनिकेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, ठीक है। ये हम यहाँ की डिटेल
वहाँ पे सेंड करें, इसको कहते हैं डिजिटल डाटा। लाइक जो कंप्यूटर की दुनिया में आप डाटा यूज़ करते हो उसको हम डिजिटल डाटा कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अब हम व्हाट्सएप पे किस किस टाइप का डाटा शेयर करते हैं? रिकॉर्डिंग को छोड़ दें, और हम इस तरह के कुछ ABC करैक्टर्स वगैरह शेयर करते हैं, ऐसे ही है। इसको हम क्या कहते हैं? ये पहली टाइप है डाटा की, दैट इज़ कॉल्ड टेक्सचुअल डाटा। फिर हम इस तरह से कोई नंबर्स वगैरह शेयर करते हैं, इनको हम कहते हैं नंबर टाइप का डाटा। अब इस नंबर में अगर हम कहीं पे पॉइंट लगा दें, ये जो नंबर है ना, मतलब टेक्सचुअल डाटा तो एक ही होता है, सही है। अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं वो सारा टेक्सचुअल डाटा है। अब नंबर्स जो होते हैं ना, इनको आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक नंबर्स होते हैं जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं, जो विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? अगर इनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट लगा दें तो ये कौन सा बन जाता है? फ्लोट डाटा, सही है। समझ आ गई कि नहीं? तो पहली टाइप का डाटा कौन सा है? नंबर, टेक्सचुअल डाटा, दूसरा नंबर। नंबर को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर्स और फ्लोट। अच्छा, तीसरी टाइप का डाटा कौन सा होता है कि लाइक हमारे पास ट्रू और फॉल्स होते हैं, सही है। ये होते हैं ना हमारे पास कंडीशंस के लिए। ट्रू का मतलब क्या होता है? आप करने पे मुझे बता दो। क्या पाइथन की मैंने सबको दी थी, मोबाइल एप्लीकेशन को भी सर को भी थी। अच्छा, अब ट्रू का मतलब क्या होता है? सही है कि नहीं? मतलब सही है। फॉल्स मीन गलत है। ये भी एक टाइप का डाटा है, इसको हम कहते हैं बुलियन। क्या कहते हैं? बुलियन टाइप डाटा। मतलब ट्रू और फॉल्स ये दो चीज़ें हैं, ये एक टाइप को बिलोंग करते हैं। वो कौन सी है? बुलियन, सही है। अब कितनी टाइप्स होगी? 3, टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा और बुलियन डाटा, ठीक है। अच्छा, अब इन पे हम बात करते हैं। अभी इन 3 टाइप्स को लेके चलते हैं। जावास्क्रिप्ट की और भी डाटा टाइप्स हैं, वो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वन बाय वन, सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू में टेक्सचुअल डाटा सेव करना है। अब क्योंकि वैल्यू पे बात करें ना, तो वैल्यू में तो हर टाइप का डाटा आ सकते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? उसमें टेक्स्ट भी आएगा, उसमें नंबर भी आएगा, उसमें बुलियन भी आएगा और डिफरेंट टाइप्स के डाटा आएंगे, ठीक है। अब अगर वेरिएबल की वैल्यू में मैंने टेक्सचुअल डाटा सेव करना है, फिर कैसे करें? लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ ना, ये कोई मैंने टेक्स्ट लिखा या मैं सेव कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा? ये इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। लाइक इसको मैं चलाता हूँ, ये इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। सेव इज़ नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या? वो ये ना प्रोग्रामिंग का एक स्टैंडर्ड है। वो कहते हैं जितना भी टेक्सचुअल डाटा ना, टेक्सचुअल डाटा कौन सा होता है? हमारे अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, ठीक है। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके थ्रू हम जो लाइंस लिखते हैं, पैराग्राफ्स लिखते हैं, नेम्स लिखते हैं, ये हमारा टेक्सचुअल डाटा होता है। अब प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं कि जो टेक्सचुअल डाटा है ना, ये हमेशा आपने स्ट्रिंग्स के अंदर लिखना है, ठीक है। ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। ये टेक्सचुअल डाटा को उन्होंने एक टाइप मतलब एक टाइप में डिफाइन किया, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग टाइप। तो समझिए, अगर हम टेक्सचुअल डाटा की बात करें तो हम किस डाटा टाइप की बात करें? स्ट्रिंग टाइप। तो कितनी हमारे पास पे डाटा टाइप्स होगी? स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। अब हम टेक्सचुअल डाटा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्ट्रिंग डाटा। क्योंकि प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड है कि यहाँ पर अगर आपने टेक्सचुअल डाटा सेव करने हैं तो किस में करने हैं? स्ट्रिंग्स के अंदर, ओके। और स्ट्रिंग क्या होते हैं? ये हमारे कोड्स वगैरह, ठीक है, ये कॉमास वगैरह। अभी इन पे मैं बात करता हूँ। नहीं, इसमें नहीं होता। वो C++ में होता है कि आप टाइप्स वगैरह डिक्लेयर करते हो। जावास्क्रिप्ट इस चीज़ से पाक है, सही है। अच्छा, वो टाइपस्क्रिप्ट में आप आगे जाएंगे ना, हाँ, वहाँ पर ये थोड़ा सा है, उसमें टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, ओके। वो तो अब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में टाइप डिफाइन करने का कोई सिनेरियो नहीं है। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि अगर वेरिएबल की वैल्यू मतलब वैल्यू ही है ना, वैल्यू में ही हम टेक्सचुअल डाटा सेव करेंगे, किसी भी टाइप का डाटा। तो जब भी हमने इंग्लिश लाइक करैक्टर्स लिखने हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू में, तो हमेशा उनको किस में लिखना है? स्ट्रिंग्स के अंदर। अब ये स्ट्रिंग ना 3 तरह की होती हैं यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग आप सिंगल कोट्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग आप डबल कोट्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग आप ये टेम्पलेट लिटरल्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, ये परी साइन, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर्स है जिनके थ्रू आप टेक्सचुअल डाटा मीन स्ट्रिंग डाटा सेव कर सकते हो वैल्यू के अंदर। अब लाइक यहाँ पे अभी मैंने किस में किया है? डबल कोट्स के अंदर। मैं सिंगल के अंदर भी करूँगा तो, या ये टेम्पलेट लिटरल्स में भी करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा। वो मुझे क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये तो नहीं ना, प्रिंट कर देगा ज़ुहैब, सही है।
समझ आ गई कि नहीं? मतलब स्ट्रिंग तीन टाइप से तीन टर्मिनल में हर तरह दोबारा ध्यान पड़े क्योंकि ये रैम में जा रहा है ना। कल इतनी हमने रैम पे बात की थी, इसी वजह से की थी कि ये रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर हम जितना भी कोड करेंगे वो टेम्परेरी रन होगा जब ये फाइल रन होगी। सही है? समझ आ गई? अच्छा, अब उसी पे आते हैं स्ट्रिंग पे कि स्ट्रिंग डिफाइन करने के तीन डाटा स्ट्रक्चर हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और टेम्पलेट लिटरल्स। ओके, अब आपकी बात पे आते हैं, तीन क्यों है, एक क्यों नहीं है? ठीक है, तीन इसलिए उन्होंने दिए हैं कि लेट्स सपोज कई बार क्या होता है, मैं बाय कर लेता हूँ डबल, लोग क्या करते हैं अपने नेम के साथ एस भी लगाते हैं एंड पे, ऐसे ही ना, जुहेब्स इस तरह का कुछ या नवीद्स इस तरह का कुछ। तो यहाँ पर फिर हमें एक सिंगल कोट ऐड करनी पड़ती है, ऐसे ही है ना, अपने नेम के बाद सिंगल कोट लगाते हैं फिर एस लगाते हैं। लेकिन अगर आपने बाहर लगाया ना सिंगल कोट, तो आप उसके अंदर दोबारा सिंगल कोट नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि तीन क्यों है? उसकी पहली रीज़न मैंने बता दी है कि अगर आपने बाहर सिंगल कोट्स के साथ स्ट्रिंग डिफाइन किया है ना, तो आप उसके अंदर दोबारा सिंगल कोट यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर हमारा कंपाइलर वाला क्या समझेगा कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है। सही है? अब एस जो है ये विदाउट स्ट्रिंग है, विदाउट स्ट्रिंग यहाँ टेक्सचुअल डाटा लिखेंगे ये एरर थ्रो करेगा आप। सही है? इस वजह से ये एरर दे रहा है। इस वजह से उन्होंने आपको ये तीन तरीके दिए हैं कि आप अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट यूज़ करना है तो बाहर कौन सा यूज़ करें? फिर डबल। कह रहे हैं ये ना एक दूसरे के मुखालिफ चलने हैं कि अगर बाहर स्ट्रिंग है तो अंदर नहीं स्ट्रिंग आ सकती, डबल आ सकती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं डबल लगाऊंगा ना फिर एरर कोई नहीं। सही है? लेकिन अगर सिंगल लगाऊंगा तो फिर एरर। उसकी रीज़न मैंने बताई है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करेगा कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और ये चीज़ विदाउट स्ट्रिंग आ रही है तो एरर आ रहा है। ओके, समझ आ गई आपको? सिंगल स्ट्रिंग के अंदर आप सिंगल स्ट्रिंग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल के अंदर डबल कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसी तरह आप डबल के अंदर डबल नहीं कर सकते, डबल के अंदर सिंगल कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने बाहर डबल कर दिया है, अब उसके अंदर मैं अगेन डबल यूज़ नहीं कर सकता, वो मुझे एरर दे रहा है। इसके अंदर मैं कौन सा फिर यूज़ कर सकता हूँ? सिंगल। ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। अगर बाहर सिंगल है तो अंदर सिंगल नहीं आएगा, ठीक है, अंदर डबल आएगा। अगर बाहर डबल है तो अंदर सिंगल आ सकते हैं, डबल नहीं आ सकते। ओके, अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरी क्या बला है? यहाँ पर मैंने बाहर लगा दी, ये ना, ये वाला कौन सा साइन है? ये 1 है ना आपके कीबोर्ड में, जहाँ पे 1 लिखा है, 1 के लेफ्ट साइड वाली जो की है ये वो है, उसको प्रेस करें तो ये परी साइन आता है आपके पास। ओके, इनको हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स। अच्छा, अब इसमें क्या आता है? इसमें आप सिंगल भी लगा सकते हो, इसमें डबल भी लगा सकते हो आप। लाइक मैं करूँ यहाँ पर डबल लगाता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर सिंगल भी लगा देता हूँ, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। ठीक है? इवन इसको मैं चलाऊँगा ना तो यहाँ पर देखो डबल आ रही हैं और सिंगल भी आ रहा है। मतलब टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर है आप दोनों यूज़ कर सकते हो, सिंगल भी और डबल भी। लेकिन एक इसका फीचर और है ये टेम्पलेट लिटरल्स का, वो क्या है कि इसमें आप सिंगल और डबल तो दोनों यूज़ कर सकते हो। मेजर जो इसका काम है ना कि अगर लेट्स सपोज इस स्ट्रिंग के अंदर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज का, उसमें कहता हूँ हेलो, और इसके आगे मैंने यूज़र का नेम प्रिंट करना है। ठीक है? अब लेट्स सपोज इमेजिन करो मैं यूज़र का नेम ले रहा हूँ यूज़र से, तो उसका नेम लेके कहीं ना कहीं पहले स्टोर करूँगा ना रैम में। अब रैम में स्टोर करना है तो क्या करना है? वेरिएबल बनाने हैं। तो वी आर यूज़र नेम इक्वल टू जुहेब। ओके, अब ये यूज़र नेम की जो वैल्यू है ना, ये मैंने कहाँ प्रिंट करनी है? हेलो के आगे। अब अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू प्रिंट करनी है ना किसी वेरिएबल की, तो उसके लिए वो टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ होती हैं। लाइक फिर आप बाहर क्या करोगे? परी साइन लगाओगे, और अंदर जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है वहाँ पर आपने डॉलर का साइन लगा के आगे ये करली ब्रेसेस लगानी है, और करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नेम दे देना है। जैसे कौन सा हमने करना था? यूज़र नेम। तो अब अगर मैं प्रिंट करूँ मैसेज को तो क्या आना चाहिए? हेलो जुहेब। ठीक है?
समझ आ गई कि नहीं कि 3 डाटा स्ट्रक्चर हैं स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और टेम्पलेट लिटरल्स। 3 क्यों हैं? पहले पे आते हैं। अगर सिंगल कोट, बाहर सिंगल कोट लगाएं तो इनसाइड आप दोबारा सिंगल नहीं लगा सकते, कौन सा लगा सकते हो? डबल लगा सकते हो। अगर बाहर डबल है तो अंदर सिंगल आ सकते हैं, डबल नहीं आएंगे। अगर बाहर टेम्पलेट लिटरल्स हैं, अंदर सिंगल भी आ सकते हैं और डबल भी आ सकते हैं, प्लस हम कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये सिर्फ ये परी साइन के साथ ही होगा। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ ना, बाहर सिंगल कोट्स यूज़ करता हूँ, अब नहीं ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, अभी ऐसे ही प्रिंट कर देगा हेलो यूज़र ने। ठीक है, वो सिर्फ उस केस में होता है टेम्परेरी लिटरल्स में। इतना समझ आ गया आपको कि पहली टाइप स्ट्रिंग जो है उसमें डाटा किस तरह से डिफाइन करने, क्लियर है? ऑल ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी टाइप कौन सी थी? नंबर। ऐसे ही है ना, न्यूमेरिक डाटा। उसको अगर लाइक किसी भी वेरिएबल के अंदर आपने न्यूमेरिक टाइप का डाटा डालना है, वो तो सिंपल है, आपने नंबर्स डिफाइन कर देने हैं। जो भी आपने डालना है ना नंबर, वो डिफाइन कर देना है विदाउट स्ट्रिंग। उसके लिए आपको कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ना, बस नंबर लिख देने। ठीक है, समझ आ गई? दोनों टाइप के नंबर आ सकते हैं। आप इसमें पॉइंट लगा के सेव कर दें, आप इसमें विदाउट पॉइंट्स कर दें, वो हमेशा विदाउट स्ट्रिंग ही आएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर इसको मैं इनके अंदर लिख देता हूँ, अब इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है कि नंबर है? पक्की बात है, समझदार हो। अच्छा, मतलब अगर बाहर स्ट्रिंग है, अंदर बेशक नंबर आ रहा है, बाहर हमने स्ट्रिंग यूज़ कर दिया तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी। ओके, समझ आ गई इतनी? दो मेजर दो हमने डाटा टाइप्स देखी हैं, एक स्ट्रिंग और एक नंबर। बस स्ट्रिंग यूज़ करनी है हमने टेक्सचुअल डाटा स्टोर करने के लिए। मतलब जहाँ पर भी वैल्यू आपने डिफाइन करनी है ना, वैल्यू अगर टेक्सचुअल टाइप में है तो वो हमेशा किस में आएगी? स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, लाइक ये भी तो टेक्स्ट ही डाटा है ना, ये तो नेम है, सही है। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मेजर मैंने बताया ना, हम वैल्यू के स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, तो वैल्यू में अगर टेक्सचुअल डाटा सेव करना है तो हमेशा स्ट्रिंग में करना है। ओके, और अगर नंबर में करना है तो सिंपल नंबर लिख देना है। ठीक है, वो बेशक इंटीजर हो या फ्लोटिंग पॉइंट हो। अगर आपने बुलियन टाइप करना है फिर उसी तरह ट्रू या फॉल्स, ये तो दो ही हैं, या ट्रू है या फॉल्स है, वो इसी तरह हम लिख देंगे। ओके, समझ आ गई आपको? यहाँ हम ना यहाँ पे सारी डिफाइन कर लेते हैं। ये ट्रू होते हैं या फॉल्स होती हैं। ओके, एक हमारे पास और टाइप होती है, उसको हम कहते हैं नल। क्या कहते हैं? नल। इसका क्या मतलब होगा? मैंने बताया था ना कि VAR का कीवर्ड क्या करता है? रैम के अंदर एक बॉक्स क्रिएट करता है, मतलब क्रिएट तो पहले से हुए होते हैं, एक बॉक्स इसको लोकेट करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू को। नल का मतलब क्या होता है कि एक बॉक्स मतलब पिक कर लो, उसका नाम क्या रखो? इज नल, लेकिन उसके अंदर अभी कुछ नहीं रखना। नल का मतलब है एक बॉक्स रिजर्व कर लिया इसने, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं रखा। ठीक है, अभी वो खाली है। नल का मतलब खाली है। जिस तरह ये नल है ना, इसी तरह हमारे पास एक होता है अनडिफाइंड। क्या होते हैं? अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर वैल्यू में आप अनडिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, अनडिफाइंड का क्या मतलब होगा? अनडिफाइंड का मतलब है कि बॉक्स बनाना है, उसके अंदर वैल्यू अनडिफाइंड रख दें। वैल्यू रखनी है लेकिन अनडिफाइंड रखनी है। नल का मतलब है उसके अंदर कुछ नहीं रखना, खाली। अनडिफाइंड का मतलब है उसके अंदर वैल्यू रखो, अनडिफाइंड रखो। सही है, उसको मैं बाद में डिफाइन करूँगा। वो रैम अपनी तरफ से कुछ इसको स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, समझ आ गया आप? तो टोटल हमने कितनी डाटा टाइप्स अभी पढ़ी? 5। ठीक है, पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग किस लिए यूज होती है? टेक्सचुअल डाटा सेव करने के लिए। दूसरा नंबर, नंबर को आगे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 2 में। पहली इंटीजर्स, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट, तीसरा बुलियन। बुलियन कौन से होते हैं? ट्रू या फॉल्स। चौथा नल। नल का मतलब क्या है? रैम में बॉक्स स्पेसिफाई करो बट उसको खाली रखना है, उसके अंदर कुछ नहीं रखना। 5वां अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का क्या मतलब है?
उस बॉक्स के अंदर अनडिफाइंड रखो, लेकिन कुछ रखो जरूर, ठीक है? उसको मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा। ओके, समझ आ गई? अभी ये 5 आप याद रखेंगे डाटा टाइप्स। इतना क्लियर है? यहाँ पर टेक्निकली हमारा वेरिएबल का टॉपिक क्लियर होता है, सही है? अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर? वेरिएबल्स तो क्लियर है ना आपको? तो मेजर 3 चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ वेरिएबल, एंड इसका क्या सिनेरियो होता है रैम के अंदर, किस तरह से ये इसका इकोसिस्टम चलता है, वो मतलब वेरिएबल्स पढ़े। तीसरा डेटा टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम इससे नेक्स्ट चलेंगे। इससे अगला जो टॉपिक है ना, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जी जी, मतलब ये ना कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने डाटा पर मतलब डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। लाइक 2 नंबर्स को सम करना है, या फिर कोई कंडीशन लगानी है, या फिर कोई आइडेंटिटी चेक करनी है, और डिफरेंट कोई न्यू वैल्यू असाइन करनी है, या पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू ऐड करनी है। इस तरह ये सारे काम करने के लिए ना उन्होंने ऑपरेटर्स का एक कंसेप्ट निकाला है। अगर आपसे कोई पूछे ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने डाटा पर डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, अच्छा, अब ये ऑपरेटर्स किस किस टाइप के होते हैं यहाँ पर हम राइट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर ही दूँ, वरना आप लोगों ने रफड़ डाल दिया। जिस तरह हमने HTML में कमेंट करना सीखा था ना, कमेंट क्या होता है? हम कोड करते हुए कुछ लाइंस को एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनाना चाहते होते। मतलब मैंने 1000 ऑफ लाइंस लिखी, अब मैंने 100 लाइंस के बाद लिखना है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। रीज़न भी साथ लिखते हैं ना। लेट्स सपोज ये कोड मैंने किया है, मुझे क्या पता, मैं 10 साल बाद इस फाइल को ओपन करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये मैंने किस लिए लिखा था? ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करते हैं लोग, जब कोडिंग कर रहे होते हैं ना, साथ साथ कमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, कि ये काम मैंने इसलिए किया था, ये काम इसलिए किया था। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली इसमें अगर मैं लिखता हूँ फॉर टीचिंग, क्या कहते हैं उसके, पर्पस, फॉर टीचिंग पर्पस, अभी मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? विदाउट स्ट्रिंग है। ठीक है, इस वजह से। अब इसको तो मैंने डिफाइन ही नहीं ना करना किसी की वैल्यू में, ये तो मैं अपने पर्पस के लिए साथ कमेंट लिख रहा हूँ कि ये काम मैंने इसलिए किया था। सही है, तो मैंने बताया था कि ऐसी लाइंस जिनको आपने एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बनाना हो, हम उनको क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। HTML में कमेंट किस तरह से करते थे? ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते थे, इसके अंदर साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद 4 हाइफन लगाते थे, ऐसे ही है ना। और इसमें 2 हाइफन के बाद आप अपना कमेंट लिखते थे। CSS में किस तरह से कमेंट करते थे? डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके अंदर डबल स्टैरिक, और यहाँ पर इन 1 फॉरवर्ड स्लैश 1 स्टैरिक के बाद अपना कमेंट आप लिखते थे। ओके, अब जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के 2 तरीके हैं। कितने? 2 तरीके हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ये जावास्क्रिप्ट में 2 तरह के कमेंट्स हैं, वन इज सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। जावास्क्रिप्ट कहती है अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है ना, एक लाइन को कमेंट करना है, तो आप उस लाइन के स्टार्ट में डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दें। क्या लगा दें? डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब ये कमेंट हो गई है, तो इसका क्या मतलब है? ये एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मल्टी लाइन कमेंट लगाना है ना, तो वो जो CSS में कमेंट करने का तरीका था वो हम यूज़ करेंगे। लाइक किस तरह से? डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके अंदर डबल स्टैरिक। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने जहाँ से कोड को कमेंट करना था वहाँ से सिंगल फॉरवर्ड स्लैश सिंगल स्टैरिक लगा दी, और उसके अंदर वो सारा कोड लिख दिया जो भी मैंने कमेंट करना था, और बाद में उसको कमेंट क्लोज कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। ओके, समझ आ गई? इसका शॉर्टकट क्या है वैसे कमेंट करने का? किसी भी लैंग्वेज में देखना हो ना कमेंट करने का क्या साइंटेक्स है, आप क्या करो, सारा कोड सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे ना, ये आपको बता देगा कमेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब इसने मल्टी लाइन के लिए भी सिंगल लाइन वाला साइंटेक्स यूज़ कर लिया, ये भी कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब हम वापस आते हैं उसी पे, ऑपरेटर्स पे। ये कौन सा कमेंट है? सिंगल लाइन कमेंट।
अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं किस किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सही है। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। चौथा अभी ब्रेक होने वाली है। लॉजिकल। पांचवा ठीक है, मैं लगूंगी तो ब्रेक से। क्या मैं कह रही हूँ जो आप सर बता टर्नरी। रहे हो। ये 5 टाइप के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और भी होते हैं, एक बिट वाइज ऑपरेटर भी होता है, एक यूनिरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, लेकिन वो हम मोस्टली बिट वाइज ऑपरेटर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके रीज़न क्या है, उसमें हम 0-1 में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ काम करने में, क्योंकि ह्यूमन है ना, तो 0-1 ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए हम बिट वाइज ऑपरेटर नहीं यूज़ करते जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर स्पेसिफिकली ये 5 ऑपरेटर्स हैं, 5 टाइप के, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ गई इतनी आपको? अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। लाइक पहले हमने पढ़ने हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, बस यही होते हैं, ठीक है। यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर बस यही होते हैं, ओके। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट, ठीक है। वो फ्लोट डिवीजन ऐसे ही है। ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर चलता है कि नहीं चलता। वैसे ये पाइथन में। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये तो मैथ वाले हैं ना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तो क्या करेंगे, सिंपली मैथमेटिक कैलकुलेशंस में आपकी हेल्प करेंगे। इसी तरह अगली हम ये 5 टाइप के ऑपरेटर है ना, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस लगाते हैं। जैसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनसे तो आप पहले ही फैमिलियर होंगे कि ये किस टाइप के डाटा को मतलब एंटरटेन करेंगे, न्यूमेरिक टाइप के डाटा को, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये परफॉर्म करते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाती हैं। मैं कहता हूँ num1 = 10 और num2 = 20, सही है। अब अगर इन दोनों नंबर्स को मैंने सम करना है तो क्या करें, एक नया वेरिएबल बना लें और उसके अंदर हम कर देंगे num1 प्लस num2। तो क्या आना चाहिए, पक्की बात है। चलाएं इसको, फिर क्या आ रहा है 30। क्यों, मैंने बताया था ना कि जब भी वेरिएबल का नेम प्रिंट करेंगे क्या होगा, उसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर अगर मैं num1 लिख रहा हूँ तो num1 में क्या पड़ा हुआ है, 10। तो समझो num1 की जगह पर यहाँ पर क्या है, 10, और num2 की जगह पर क्या है, 20। इस तरह से कर लें, या फिर वेरिएबल्स में स्टोर करके सम करवा रहे हैं, एक ही बात है। अभी आउटपुट सेम ले, ठीक है। समझ आ गई इतनी आपको? इसी तरह अगर हम करें सम = सम प्लस सॉरी num1, पहले हल्का हल्का रखते हैं, num1 माइनस num2। अब क्या होगा, अब सम के अंदर क्या आएगा, थोड़ा गौर से देखें। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग नहीं हुआ एक चीज़, यहाँ पर लाइन नंबर 16 में सम से पहले मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही है ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप वेरिएबल बनाने से, वेरिएबल के नेम से पहले var का कीवर्ड लगाते हो ना, इसका मतलब होता है रैम में न्यू बॉक्स क्रिएट करो, ठीक है। जब आप डायरेक्ट नेम को कॉल कर देते हो ना, जैसे मैंने सम को कॉल किया है, तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, रैम से इस नेम का बॉक्स फाइंड करता है, ठीक है। लाइक इससे पहले मैंने var का कीवर्ड नहीं ना लगाया, तो ये क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि रैम में पहले से एक सम के नेम से बॉक्स मौजूद है, मुझे उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। मैंने क्या किया, सिंपल बताया कि सम के नेम से वेरिएबल है और =, के बाद बता दिए उसमें ये वाली न्यू वैल्यू रख दो। मतलब अगर आपने किसी पुराने बॉक्स की वैल्यू को अपडेट करना है तो क्या करना है, उसका नेम लिख के =, के बाद नई वैल्यू दे देनी है। जी आप पूछें।
अच्छा, अगर इससे पहले मैं अगर वी आर लगा देता तो फिर क्या होना था? इसने अब भी न्यू क्रिएट नहीं करना। क्यों? नेम सेम है। हाँ, रैम का ना एक रूल है, रैम कभी भी सेम नेम से बॉक्स क्रिएट नहीं करती, ठीक है। ये यहाँ पर ना अभी आपने ये एक कीवर्ड पढ़ा है वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, VAR। आगे दो और भी हैं, वो हम आगे थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे ना तब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन VAR में क्या होता है, VAR के थ्रू अगर वेरिएबल बनाते हो ना आप सेम नेम के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर 30 आएगा कि -10 आएगा? -10 आएगा। क्यों आएगा? कोड एग्जीक्यूशन चलती है टॉप से बॉटम। लाइन नंबर 15 पे रैम में बॉक्स क्रिएट होगा सम के नेम से, उसमें क्या रखेगा वो? 30, ठीक है। लाइन नंबर 16 चलेगी, वो हम अगेन नेम असाइन कर रहे हैं सम। ये न्यू बॉक्स नहीं क्रिएट करेगा, ये रैम से उसी पुराने बॉक्स को उठाएगा, उसकी वैल्यू को निकाल के नई वैल्यू रख देगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? तो अब आगे अगर इसको मैं चलाऊं तो क्या आना चाहिए? -10, ठीक है। इस तरह से कर लें, या फिर बेटर तरीका क्या होता है, आप शुरू में VAR का कीवर्ड ना लगाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना। अगर इस तरह से करेंगे फिर तो लोग क्या समझेंगे, काम गलत किया है। अगर क्योंकि रैम में तो सेम नेम से वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये काम वैसे सही है लेकिन स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ओके। इसलिए हमने अगर वैल्यू को अपडेट करना है ना किसी वेरिएबल की, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस वेरिएबल का नेम कॉल करके इक्वल टू के बाद नई वैल्यू दे देंगे, ओके। इतनी समझ आ गई आपको? इतने में कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, एक और भी यहाँ पर कंसेप्ट निकलते हैं कि इक्वल टू का साइन है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स दो जॉब्स डन करते हैं। एक तो इसने राइट साइड की वैल्यू को असाइन करने लेफ्ट के अंदर। दूसरी जॉब ये डन करते हैं कि अगर इक्वल टू के राइट साइड पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ रहे हैं ना, तो पहले ये उनको सॉल्व करेगा, उसके बाद एक उनका रिजल्ट लेकर उसको स्टोर करेगा लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। कि मतलब इक्वल टू के बाद अगर 100 भी ऑपरेटर्स लगे हैं ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो 100 के 100 को सॉल्व करेगा, उनका एक रिजल्ट निकाल के लेफ्ट वाली वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर करते हैं सम इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय 10, अब क्या होगा? 100 आएगा। कितने लोग कहते हैं 100 आएगा? 100। क्यों? यहाँ पर क्या हुआ? 30, ठीक है। यहाँ पर जाके मैंने 30 को रिप्लेस कर दिया -10 से। अब सम के अंदर क्या पड़ा है? -10। फिर मैंने सम को अपडेट कर दिया num1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो num1 में क्या था? 10, और उसको 10 से मल्टीप्लाई। नहीं, वो तो मैंने सेव ही नहीं ना किया। लाइक यहाँ पर मैंने num1 माइनस num2 किया, क्या आ गया? -10। यहाँ पर मैंने -10 को तो यूज़ ही नहीं किया। हाँ, अगर यहाँ पर मैं सम करता, अब -100 आ, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो क्या आना चाहिए? -100। क्यों? लाइन नंबर, थोड़ा इसको समझे ना, लाइन नंबर 15 पे एक बॉक्स रैम में क्रिएट होगा सम के नेम से, उसमें 10 + 20 कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। लाइन नंबर 16 चलेगी, मैंने कहा कि सम के बॉक्स को रिप्लेस कर दो num1 माइनस num2 करके, कितना आया? -10। उसने 30 को हटा के क्या रख दिया? -10। लाइन नंबर 18 चली, मैंने क्या कहा उसको कि सम के बॉक्स को ही पकड़ो, इक्वल टू के बाद बताया कि उसमें पहले जो वैल्यू पड़ी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो पहले उसमें क्या पड़ा था? -10, तो उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर मैं करूं, आ जाओ, सम डिवाइडेड बाय 5, अब क्या होगा? क्या आएगा? एक आंसर बताए ना, आप तो मिक्स प्लेट कर रहे हैं। -20, ओके यार, मिक्स प्लेट ना करें, एक बताए। -20, तो क्या आ रहा है? -20 किस तरह से आया? इसमें 30 था,
16 नंबर लाइन चली तो उसमें क्या कर दिया मैंने -10, 17 पे क्या कर दिया -100 और 18 पे क्या किया -100 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो वो कितना आ गया -20। यहाँ पर -100 आ रहा है ना यहाँ पर, तो -100 डिवाइड, माइनस तो यूज ही नहीं होता डिवीजन में, ठीक है, प्लस माइनस का वैसे ही रहता है सिंबल साथ। यार यहाँ पे देखो ना रेल, लाइन नंबर 15 पे क्या आ रहा है 30, लाइन नंबर 16 पे 30 को मैंने रिप्लेस कर दिया -10 से, समझ गए। अच्छा बाकी दो पे मैं बाद में आता हूँ, पहले इसको पकड़ते हैं इतने, ठीक है। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू में आपने एक ही ऑपरेटर यूज़ करना है। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको कर दें num2 num1 + 10, अब क्या होगा 40 आ जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैलकुलेशन लगानी है, आप जितने मर्जी आगे ऑपरेटर लगाते जाएं। अब असल काम पे आते हैं, ठीक है। अब हम इससे इतने से तो फैमिलियर हो गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब सारे यहाँ पे लगा देते हैं। लाइक माइनस कर दें 20 × num1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कर दो 5, अब क्या आएगा नहीं कैलकुलेटर नहीं खोलना, अभी कौन सा मर्जी लगा दें, अभी कौन सा मर्जी लगा दें जो आपको समझ आ रहा है। सिंपल कर दो 55, एक आंसर आ गया 55 और कोई एक चीता बंदा जो 55 के अलावा आंसर दे, 0 आ गया एक, और 30 ओके एक और आ गया 0 55 30 95, और ये सारी मिक्स चले 95 55 0 30 -65, ठीक है। जुबैर है 105, यार ये ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 55 0 30 95 -95 55 -65, चला दें फिर 1 2 3 -65, सही है। किसका सही है? अरीब का सही है। ओके कैसे आया है यहाँ पर ना, जब एक्सप्रेशंस बड़े हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर एक रूल हम अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं डीमैस। क्या कहते हैं? ठंडा खाओ, डीमैस। यहाँ पर डी का क्या मतलब है? डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सही है। ये रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छा अब इस रूल से अप्लाई करें तो पहले क्या कैलकुलेट होता है? पहले डिवीजन होती है। एक मिनट, डी मैथ्स आप आज तक अप्लाई कर रहे हो, ऐसे ही है? लाइक मेरे ख्याल से 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली हुई आप सब ने। तो डी मैथ्स में सबसे पहले क्या क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, ऐसे ही है। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इन सब में प्रेजेंस लेवल क्या है? यहाँ डी और एम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेजेंस सेम होती है। अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आ जाए तो पहले, मतलब लेफ्ट से हम राइट की तरफ चलते हैं ना, तो डी और एम, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेजेंस लेवल सेम होता है, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट चलते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। बाद में डिवीजन आ रही है तो बाद में डिवीजन करेंगे। अगर पहले डिवीजन आ रही है तो डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो समझो पहले डी और एम, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का प्रेजेंस लेवल सेम है। जो पहले आएगा वो पहले अप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसके पहली प्रेजेंस लेवल पे आते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनकी भी प्रेजेंस लेवल सेम है, सही है। लाइक पहले सब्ट्रैक्शन आ रही है तो पहले सब्ट्रैक्शन ही होगी, ठीक है। अगर पहले एडिशन आ रही है तो पहले एडिशन ही होगी। आप लोग पता नहीं कौन से टेंजेंट पे पहुंचे हुए थे।
कि डिवीजन सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दो के पेयर्स हैं, डी और एम और ए और एस, सही है। हाँ, डी और एम की मेन प्रायोरिटी होती है फर्स्ट नंबर पे और एडिशन और सब्सट्रैक्शन की सेकंड नंबर पे, ठीक है। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया है कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर पहले डिवीजन आ रही है तो डिवीजन ही करनी है, लाइक पहले ऐसा नहीं है कि डिवीजन ही करनी है, नहीं, लेफ्ट से राइट चलते हुए जो अगर पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। समझ आ गई क्यों? फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब थोड़ा काम आगे लेके चलते हैं, लेकिन पहले ना बाकी दो भी पढ़ लें, चलो। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पर एक हमारे पास कौन सा आ रहा है, चौथा पांचवा मॉडुलस। मैं करता हूँ num1 का मॉडुलस लें num2 के साथ। ये भी एक्चुअली डिवीजन ही होती है। मॉडुलस क्या होता है कि एक तो डिवीजन होती है ना आपकी वो स्लैश वाली, ठीक है, लाइक एक वैल्यू ऊपर होती है एक नीचे होती है, ये वो वाली डिवीजन नहीं है मॉडुलस में। ये कौन सी डिवीजन होती है? यहाँ बोर्ड मार्क में नहीं पढ़ा, ये वो रूट होता है ना, रूट, लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये वाली डिवीजन होती है ये, ठीक है, ये रूट वाली, सही है। समझ आ गई कि मॉडुलस वाली डिवीजन कौन सी होती है? ये रूट। अब इसको ज़रा ध्यान से समझना। इसमें मैं कह रहा हूँ num1 का मॉडुलस लो num2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा आपके ख्याल में? 2 आएगा। क्या आएगा? पहले इसको समझ लो। इसमें क्या होता है, मैं कह रहा हूँ ना num1 का मॉडुलस लें num2 के साथ, सही है। num1 को लेफ्ट साइड पे रख लें, num2 को राइट साइड पे रख लें। मतलब इसमें क्या होता है, रूट वाली डिवीजन में एक वैल्यू अंदर जाती है, एक बाहर आती है। तो आप, मैं कह रहा हूँ num1 का मॉडुलस लें num2 से, num1 को लेफ्ट भी ले लें, num2 को राइट पे। जब मतलब शिफ्ट होने की बात होती है ना, तो राइट वाला बाहर आ जाता है, लेफ्ट वाला अंदर चला जाता है, सही है, रिवर्स हो जाती है इनकी डायरेक्शन। तो अंदर कौन सा जाएगा फिर? num1 और num2 बाहर आएगा, तो 20 बाहर और 10 अंदर। अब कितना आएगा? अब अंदर आने वाला जो नंबर है वो बाहर आने वाले से छोटा है, तो क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? 10 नहीं आएगा। टीचर की मान लिया कि ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इतनी चीज आपको पता चल गई ना कि रूट डिवीजन में क्या होता है, एक वैल्यू अंदर जाती है, एक बाहर आती है। वो मैंने आपको बता दिया, आपने क्या करना है, एक को लेफ्ट मार्क कर लेना है, एक को राइट मार्क कर लेना है। जब शिफ्टिंग की बात आती है तो राइट वाला बाहर आ जाता है, लेफ्ट वाला अंदर चला जाता है। अब एक रूल है मॉडुलस का कि अगर अंदर आने वाली वैल्यू बाहर आने वाले से छोटी है ना, तो वो अंदर वाली वैल्यू ही आंसर में दे देता है, ठीक है। मतलब अंदर क्या आ रहा था? 10 क्या है? 20 से छोटा है, तो उसने क्या किया है? 10 को ही दे दिया। अगर मैं यहाँ पर उल्टा करता, इसको करता num2 डिवाइडेड बाय num1, अब क्या आना था? असल का मैथ ना 0 आ रहा है। 2 कौन कह रहा था? आपने साबित किया, आप NFC से पढ़ते हो। अच्छा हनान, इधर देखो ना, काम क्या कर रहे हो? अच्छा, इतना समझ आ गया आपको? ये एक्चुअली क्या होता है कि एक नंबर अंदर जाता है, एक बाहर आता है। फिर इनकी डिवीजन की जाती है कैसे? जैसे ये 4 है ना, तो 2 2s जिसको मल्टीप्लाई करना होता है ना, वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर, ठीक है, रूट के ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। हमने कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आए, 2 से, इसलिए मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4। अब फिर इनकी मतलब सब्ट्रैक्शन होती है, 4 में से 4 गया 0। ये जो रिमाइंडर बचता है ये आपका आंसर होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब थोड़ा काम उल्टा करते हैं, ये तो मेरी मजबूरी है। या फिर अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ 3 का मॉडुलस लें 20 के साथ, अब क्या होगा? क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। क्यों?
बाहर कौन सी वैल्यू आएगी 20, अंदर कौन सी जाएगी 3, तो अंदर आने वाली वैल्यू छोटी है बाहर आने वाली सी, तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, अगर हम उल्टा कर देते 20 मॉडुलस लें 3 से, अब क्या होना था बाहर कौन सा आना है 3, अंदर 20, तो 3 मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। 3 6 18, 7 पे 20 से अबव चल जाता है तो 7 तो इंक्लूड ही नहीं करना, तो 3 6 18, पीछे कितने नंबर्स बचते हैं 20 कंप्लीट होने में 2, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। अबू सर मुदीन आ गई समझ? अच्छा, अब हम नेक्स्ट आखिरी देख लेते हैं, ये कौन सी है इसको कहते हैं फ्लोट डिवीजन। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो क्या आंसर आएगा? वैसे पॉइंट्स में चला जाएगा, ऐसे ही है ना, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। जब आप फ्लोट डिवीजन कर देते हो ना, क्या कर रहा है ये? हाँ, ये कमेंट हो गया। ये मैं उससे कह रहा हूँ खलील, ये पाइथन में होता है। ठीक है, पाइथन में वैसे नॉलेज के लिए अच्छा है। फ्लोट डिवीजन क्या होता है कि अगर आप जैसे 10 को मैं डिवाइड करता हूँ ना डबल फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू 3 पर, सही है, तो फ्लोट डिवीजन पाइथन में क्या होता है कि अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो वो पॉइंट्स खत्म कर देता है, इंटीजर आपको रिटर्न करता है। लाइक अगर 10 को डिवाइड करें 3 पे, क्या आना चाहिए 3.333, इस तरह का कुछ, लेकिन फ्लोट डिवीजन उसको राउंड ऑफ करके आपको इंटीजर 3 दे दे जी, 3 दे दे। ठीक है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में नहीं यूज़ होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये शुमार किया जाता है सिंगल लाइन कमेंट के अंदर। ओके क्लियर? तो हमारे पास फिर अच्छा ये एक स्पेशल रह गया, इसका क्या मतलब है? इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मैंने क्या लिखा है 10, डबल स्टेरिक के बाद आप जो भी वैल्यू लिखते हो ना वो लेफ्ट वाली की पावर में चले जाती है। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या है लिखा है 2, तो 2 कहाँ पे जाएगा 10 की पावर में, तो 10 की पावर 2 100, सही है। अगर इसको करें 5, मुझे पता चल रहा है कितना कि मैथ आपने ही सीखे। 10 की पावर 5, 1 लाख नहीं 1 मिलियन, सही है। 10 10 100 100 110 1000 1000 10 10,000 1 लाख, ठीक है सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब आपको सारों से फैमिलियर हो गए हैं ना। प्लस क्या करते हैं, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं वो करते हैं हम 1 मिनट। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे करते हैं 10 प्लस num 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस num 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का मॉडुलस ले लेते हैं प्लस अब ये करो। अच्छा, एक रह गया पावर रह गया, ये भी ऐड कर लें यार। अब इसको सॉल्व करो। वो बच्चे कहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं बनती, वो कैसे आती है, ऐसे आती है। अब इसको सॉल्व करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको 1 मिनट आपको हेल्प कर देता हूँ। वो इसमें बताने लग गया 10। अच्छा, मैं आपको हेल्प करता हूँ। यहाँ पर
अभी यहाँ हम डी में ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। डी मतलब डिवीजन ना, डिवीजन चाहे वो रूट वाली डिवीजन हो, वो दूसरी डिवीजन, जो उनसी मर्जी डिवीजन हो, वो सारी इसमें शुमार होती हैं, ठीक है। आप सिंपल इतना माइंड में रखें, अगर डिवीजन और डी और एम प्रेसिडेंस सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम है, पहले कौन सी सॉल्व होगी? डीएम वाली। अब डीएम में पहले अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। अब इसको सॉल्व करें। सही, एक अच्छा आंसर दे रहे हैं। नहीं, नो कहाँ पे चला गया? पता नहीं दे चले, मुश्किल तो नहीं है ना? करें फिर। ओए चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना है अहमद, और नहीं कैलकुलेटर कोई नहीं यूज़ करना। अगर आप चाहते हो ना कि प्रोग्रामिंग का चीता बनना है, इसको खुद सॉल्व करें। क्या आ रहा है? 14। बस अब आप तीनों का आंसर आ गया है। ये कैलकुलेटर छोड़ दें, ये तो धांधली कर रहे हो आप लोग। वो गरीब का फिर कैसे कर, सिस्टम भी ओपन किया हुआ है यहाँ पे, देख के बस इसको सॉल्व करें। हाँ क्या कर रहे हैं आप? चारों का आ गया 14। एक आंसर आ गया हुए आप चारों का ना 14, और अवैस का 14। 5 का आंसर आ गया 14। रामेश करो करो। चलो 14 62। 2 आंसर आ गए 14 और कोई नहीं बदलना, कोई नहीं बदलना। डन करो। 14 62 14 जुबैर अब नहीं करना क्यों? 14 62। ओए अपना फैसला नहीं बदलते होते लोगों को देख के। 62 14 अहमद 64 62 64 14 और सीआर जल्दी करो। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन कुछ दूसरा बता दो। 2 और सीआर उस्मान करने दो, आप लोगों ने तो दादली की है। 14 64 मुतीन अबूजर 14 अहमद 14 2 19 आपका मैं आपका आप लोगों का 12 19 12। किसी के साथ चल जाओ, नहीं किसी के साथ नहीं, अपना भी नहीं। चलिए जिसका सही हुआ वो आज खाना खिलाएगा सबको।
64 सर हमारा जवाब वापस किया जाता है वो कहता है हमारा जवाब वापस लिया जाता है। नहीं सर 14 फाइनल 14 ठीक है, मैम बता दें फिर चला देते हैं। मैं देख लेंगी ना उनका ठीक है 14 64 14 2 62 19 14 12 12 और मैम 28 पॉइंट समथिंग। सर खत्म हो गया खलील सर वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं चलो फिर चला दें 1 2 3 चल गया 14 सही है। किस किस का सही हुआ? मेजोरिटी का सेम था, सही है। हाँ हमने लिए क्लैपिंग कर ले, सर मैंने कहा नहीं मान लिया हम बहुत चले। अभी मैं हिस्ट्री खोल लूँ ना चैट जीपीटी की, ये देखिए मुझे यकीन है यार आप पे। अच्छा यहाँ पर देखो ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। लाइक डी मैथ्स लगा रहे हैं ना, तो पहले लेफ्ट साइड से चलते हुए डिवीजन आ रही है। नम 2 पहले तो नम 2 की जगह क्या आ जाएगा 20, नम 1 की जगह 10, नम 2 की जगह 20, सही है। अब करते हैं लेफ्ट साइड से राइट को जाना है, जो पहले आ रहा है उसको सॉल्व कर दें। 20 डिवाइडेड बाय 4 5 और फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 डिवाइडेड बाय 3 मॉडलेस ही 2 आ गया। उसके बाद क्या आ गया 6। उसके बाद 2 का इसको करें 6 का डिवीजन लें 3 से 0। पहले इसको करें ना 64 डिवाइड बाय 3 1। अब करें एडिशन, ये कितना आ गया 17 प्लस 10 27 20, ये कितना हो गया ये तो 0 आ रहा है। गलत क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये ऑर्डर की वजह से, जब ऑर्डर भी इंक्लूड हो जाते हैं ना फिर यहाँ पर रोल बदल जाते हैं, उसमें आ जाता है बोर्ड मैथ्स। क्या आते हैं बोर्ड मैथ्स। ये यहाँ पर डी मैथ्स तो सेम है। बी और ओ का क्या मतलब, बी का मीन है ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन बड़ा है ना तो उसमें फिर लाइक यहाँ पर अब एक्सपोनेंट भी इंक्लूड था ना, हमने यहाँ पे गलती की, ठीक है। यहाँ पर पहले कैलकुलेट होना था ऑर्डर, यहाँ पर बोर्ड मैथ्स में ओ पहले आ रहे हैं ना तो पहले ऑर्डर कैलकुलेट होना था, ठीक है। लाइक जब एक्सप्रेशन के अंदर ऑर्डर भी इंक्लूड है ना, ब्रैकेट्स भी इंक्लूड हैं, फिर आपने बोर्ड मैथ्स लगाना है तो पहले को क्या सॉल्व होंगी ब्रैकेट्स, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में से जो पहले आ जाए, ठीक है। फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ आ गई आपको? एक और करें अच्छा सा, हम करते हैं सम 2 इक्वल टू, साथ कोई नहीं करता। चलो सोखा रखते हैं थोड़ा, ठीक है। अब करो, यहाँ पर बोर्ड मैथ्स पूरा अप्लाई होगा। ये वैसे इजी है उससे। लगा देती हैं, बाद में निकालती हैं। चलो शाबाश।
एक अच्छा आंसर दे रहे हैं। सर अभी फाइनल नहीं है, अभी कैलकुलेशन हो रही है। वो जैसे आप लोग कर रहे हो मुझे पता था। अभी लिखने में आगे करता हूँ। इधर भी दिखाओ ना। सर ये देखो। उसने दिखा दिया। ये पासवर्ड है सर। पासवर्ड तो आप पासवर्ड है। चलो शाबाश जल्दी। जल्दी करें, नमाज का टाइम हो रहा है। 620 620 620 620 आंसर है। 620 बाकी बाकी हैं? बाकी मैं सामने लो। बाकियों का इंटरनेट स्लो आ रहा है। 620 एक आंसर आ गया है। नेक्स्ट चला रहे फिर। सर इसका गलत ही ना है। अरे ऐसे नहीं कहते यार। पहले भी 620 इससे आगे का बंदा है कोई चीता बंदा जो इसके अलावा बताए। 625 120 124 ये जब मिक्स प्लेट होती है ना फिर काम खराब होता है। 620 120 625 राइट 625 और 620 खलील अब सीआर कह देगा हम इसको चला देंगे। सीआर आंसर दो चलाएं फिर 443 ठीक है। अब कसम डाल देनी है जिसका गलत हुआ वो इधर कान पकड़ लेगा कसम से। ठीक है चला दें 620 600 यार थोड़ा राउंड अप कर लेते हैं। 620 वाले हाथ खड़ा करें 625 वाले और 120 रामेश 625 आपका सीआर है। नहीं अब नहीं बदलना नहीं है फैसला नहीं बदलते अपना। चला दें फिर सीआर सीआर आपके मुंतज़िर है। चला दें 620 क्या है 620 हाँ लोग जैसे दिए है मेरे ख्याल से बस करें और काम खराब हो जाने। ठीक है तो मेजर आज का अच्छा खामोश हो जाए साइलेंट प्लीज लेट देम समराइज दिस लेक्चर। हमने पहले फर्स्टली डिस्कस क्या किया वेरिएबल की वैल्यूज़ को हमने डेटा टाइप्स पढ़ी फिर हमने ऑपरेटर्स पे है। आज हमने पहली टाइप के ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है अब हम वन बाय वन ये बाकी पढ़ते जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर कंपैरिजन लॉजिकल और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है